मुबारक हो जी। फाइनली एफबीआर ने जो है वो फॉर्म अपलोड कर दिया है तो अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में अभी सबमिशन नहीं हो रही, लेकिन आप उसमें अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो सैलरी पर्सन्स हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न की वर्किंग कैसे करेंगे, आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। इन्होंने फॉर्म काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, हालांकि इनको चेक करना नहीं चाहिए। एक चीज़ जब कंसिस्टेंट रहती है तो पब्लिक को भी उससे के साथ थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम करना, और हर बंदा उसको समझ जाता है। ये हर साल ही फॉर्म को चेंज कर देते हैं, तो इस दफ़ा भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। हालांकि कोई इतनी हेल्थी कोई चेंज ऐसी नहीं है जिसमें बंदा कहे जी बड़ा कोई फ़ायदा हो गया, बल्कि पहले से मुश्किल हो गया। तो बहरहाल मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सारी चीज़ें बताऊं, इस तरह से बताऊं कि अगर आप खुद भी करना चाहो किसी कंसल्टेंट के बगैर तो आप उसको कर सको। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। ये है सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए, किसी बिजनेस या फ्रीलांसर या कोई और जो है ना वो इसको फॉलो ना करें। ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए मैं बना रहा हूँ, जिनकी जो इनकम है वो जो सिर्फ सैलरी से आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने जी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने डिक्लेरेशन में आना है और यहाँ पे ये देखें जी रिटर्न स्टेटमेंट्स 226 एंड ऑनवर्ड, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और इसके साथ 2006 लिखेंगे, 26 लिखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ना आपको एरर देगा, जैसे अभी मुझे इसने एरर नहीं दी, आपको एरर देगा कि जी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करें। मैं आपकी सहूलत के लिए आपको बता रहा हूँ, अक्सर ये एरर दे देता है। तो आपने क्या करना है, अगर ये एरर दे ना कि जी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करें, तो यहाँ से आपने प्रोफाइल में आना है। ठीक है, प्रोफाइल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आप देखेंगे ना इनकम सोर्सेज, यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है। आपका कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने सैलरी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और इसको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करेंगे और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई कर देना, ये वेरीफाई हो जाएगा तो वो फिर एरर खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो फॉर्म होगा ना वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर वो दोबारा एरर दे तो आप दोबारा से इस तरह कोई और सोर्स ऑफ इनकम ऐड करके एक दफ़ा उसको कर दें। ये असल में सिस्टम ऐसे कर रहा है। बहरहाल ये जी अगर वो आपको एरर ना दे, फॉर्म ओपन कर दे, तो ये आपके पास फॉर्म आएगा। यहाँ पे भी उसने सेम चीज़ ही पूछनी है कि जी अपना सोर्स ऑफ इनकम बताए, तो आपने यहाँ पे सैलरी बता देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि आप सैलरी पर्सन हो तो आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, तो आपने यस ही करना है। ये नो सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है, तो आपने यस कर देना है और उसके बाद आपने स्टार्ट फाइलिंग करनी है। ये जी फाइनली फॉर्म की जो शक्ल है वो आपके सामने आ जाएगी। इन्होंने एफबीआर ने बस अपने जैसी बना ली है और अब इसको ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि वक्त टाइम के साथ साथ बजाय आसान करने के ना हम इसको मुश्किल ही करें। तो बहरहाल इन्होंने ज़्यादा ही मुश्किल किया है इसको। मैं नहीं समझ रहा कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इसको मतलब आसान किया है। तो बहरहाल ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखनी है सैलरी। ये सेम पैटर्न तो वही है जो पिछले फॉर्म में था। अब आपने सैलरी फ्रेंड्स लिखनी है पूरे साल की। जुलाई, ये देखें जो पीरियड आप फाइल कर रहे हो ना, ये है आपका ये जो 2026, ये आपका पीरियड है जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। अब इस पूरे साल में जो आपकी ग्रॉस सैलरी है ना, ग्रॉस, वो आपने लिखनी है। आप उसके बीच में अलाउंसेस वगैरह सारे शामिल करें और जो ग्रॉस अमाउंट आपने लिखनी है ना वो यहाँ पे लिखें। फर्ज किया मैं कहता हूँ जी पूरे साल की 25 लाख हमारी सैलरी बनी। अब सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन, नॉर्मली जो आपका सैलरी का 10% होता है ना मेडिकल अलाउंस, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो आप यहाँ पे 10% सैलरी का एग्जाम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करें। ये आपकी सैलरी की एंट्री होगी। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं जी मैंने एक साल में 10 महीनों की सैलरी ली है, मैंने 5 महीनों की ली है, फिर मैं अनएम्प्लॉयड था। तो भाई आपने पूरे साल में जुलाई 25 से जून 26 तक जितनी सैलरी ली है वो आपने यहाँ पे लिखनी है आसान अल्फाज में। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी मैं 2 या 3 एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं इधर भी करता हूँ, मैं उधर भी करता हूँ, तो सर आपने पूरी सैलरी तीनों चारों एम्प्लॉयर्स की इकट्ठी करके लिखनी है। ठीक है, जितनी तनख्वाह मिली है ना आपको वो आपने यहाँ पे डालनी है। हाँ, अगर आप नहीं शो करना चाहते कि जी मैं कहीं पे छोटी सी जॉब करता हूँ, मुझे 30-40 हज़ार कैश मिलता है, वो आपने नहीं शो करना, वो आपकी मर्जी, आप ना करो, कैश का कोई नहीं पता लगता। हाँ, अगर कोई सैलरी बैंक में आ रही है तो वो आपने लाजमी शो करनी है। तो यहाँ पे सारी सैलरी पूरे साल की रखनी है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए जी टैक्स डिडक्शन आ जाती है। अब इस सैलरी के ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने जितना टैक्स काटा है पूरे साल में वो यहाँ पे आपने लिखना है। पहले तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, आपने MIS से जाके चेक भी कर लेना है कि जितनी आपके एम्प्लॉयर्स ने कोई डिडक्शन की होगी ना वो अक्सर यहाँ पे शो हो जाती है। MIS में आएंगे ना इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल में आपने आना है और 2026 को जब आप सर्च करोगे ना
तो जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होगा या जो बैंक में आपका कटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वरना एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देगा, फर्ज किया उस सर्टिफिकेट पे उसने बता दिया कि जी मैंने आपका टोटल 1,80,000 टैक्स काटा है, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जी, ये आपने यहाँ पे कर लिया है। अच्छा, ये आपने अपने टैक्स की एंट्री कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाना है। अब इसके बीच में अलाउंसेस में आए आप। अब जो आपको अलाउंसेस जो है ना अलाउ हैं, जो आप ले सकते हो, इसमें अलाउंसेस में आपने डिडक्शन, जो डिडक्टिबल अलाउंसेस होंगे इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो देखना है ना फ्रेंड्स, देखें ये ज़कात वो होती है जो आप बैंक वगैरह में देते हो, वो क्लेम कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी जो नॉर्मल चीज़ चलेगी वो यही चलेगी, एजुकेशनल एक्सपेंस। तो आप जो सैलरी पर्सन है वो अपने बच्चों की जो फीस वगैरह पे करते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसका इनको बेनिफिट हो जाता है। फर्ज करते हैं जी पूरे साल में हमारा जो एजुकेशनल एक्सपेंस था वो 3,50,000 था, ये करके अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो एक एरर दे रहा है आपको, ठीक है। इसका क्या करना है, ये देखें, ये कह रहा है एट्रीब्यूट में जाके कुछ करना है आपने। यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट में आना है और यहाँ पे अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने के जी कितने बच्चों का एक्सपेंस था, तो मैं 4 लिख देता हूँ जी, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट कर देना। ये आपको उसने जितना क्रेडिट बनना है वो सिस्टम खुद ही आपको दे देगा, आपने सिर्फ अपना एक्सपेंस बताना है कि जी मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है। इसके बाद टैक्स जो रिडक्शन है ये सैलरी पर्सन के लिए वैसे नॉर्मली नहीं होगी, मतलब आपके लिए इतना नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ स्किप कर रहा हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। इसमें एक और चीज़ है, ये वाली, ये अक्सर हो सकती है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना टैक्स क्रेडिट, ये है अगर आपने घर बनाने के लिए, घर परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जो सैलरी पर्सन है ना उन्होंने पूरे साल में जितना इंटरेस्ट पे किया होता है वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब ये कि उनका सैलरी का टैक्स उससे कम हो जाएगा। अब ये सिर्फ घर का लोन है और सैलरी पर्सन के लिए, ठीक है। और उसमें भी आपने सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट डालनी है कि पूरे साल में वो बैंक बता देगा कि जी जुलाई 25 से 30 जून 2026 तक आपने टोटल अपनी इंस्टॉलमेंट इतनी पे की थी, उसमें से इतना प्रिंसिपल अमाउंट थी और इतना इंटरेस्ट था, तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो क्लेम कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी पूरे साल में हमने 2,41,000 के इंटरेस्ट पे किया, इसको कैलकुलेट कर। अच्छा, अब इसको ना मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये एंट्री आपकी ना हो तो आपने इसको नहीं करना, छोड़ दें आप इसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैं अब एक एक पर्सन के लिए एक एक वीडियो तो नहीं बना सकता, ये वीडियोस होती है सबके लिए। तो मेरी कोशिश होती है जितने ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके, मेरे पास भी टाइम कम होता है, तो ये एंट्री अगर आपकी नहीं, आप ना करें, ठीक है। अगर आपके बच्चे नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, तो भाई इसकी एंट्री आप ना करो, उसको छोड़ दो बस। आपने जो एंट्री पहले मैंने बताई है बस आपने वो करनी है, ठीक है। अब आपने कंप्यूटेशन में आ जाना है यहाँ पे। अच्छा, एक ये विद होल्डिंग वाला भी आपने पूरा करना है। ये देखें, इसमें विद होल्डिंग में जो है ना, देखिए नॉर्मली जो टैक्स आपका होगा मैं बताता हूँ, इसने आपने सेक्शन पे क्लिक करना है, ये सबका ही होगा। सबसे पहले तो जी आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है, ये जो टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी टैक्स आपका कटा हुआ है आप क्लेम कर सकते हो। जैसे आप नॉन फाइलर थे पिछले साल, तो कैश विदड्रॉ करने पे आपका टैक्स कटा था, आप इसको ऐड कर लो, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं जी हमारा जो है ना मोबाइल फोन पे टैक्स कटा है, सबका ही कटता है मोबाइल फोन पे, तो चाहे आप रेडी चलाते हो चाहे आप फैक्ट्री चलाते हो, ठीक है भाई, वो सबको ही देना पड़ता है, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। आपने कोई गाड़ी, इसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके ऊपर टोकन टैक्स पे किया, वो यहाँ पे देखिए मोटर व्हीकल ये सारी आ रही है, तो वो क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। ये मोबाइल फोन का टैक्स, प्रीपेड जो है टेलीफोन कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे, ये ऐड कर लें। मतलब नॉर्मली ये 2 कैटेगरीज चलती हैं, मैंने ऐड किया है ना, देखो ये इधर आ गया, तो जो जो ऐड करोगे वो इधर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने कैश विड्रॉल पे टैक्स कटा था, अब उसका हमने उसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दें, ठीक है, बैंक का नाम लिख दें, किस बैंक में कटा है। अच्छा, ये ना ये थोड़ा सा एरर देगा, तो इसको बल्कि ना आप ऐसे करें, यहाँ पे ना आपने कुछ नहीं लिखना, इसको ना आप बस इधर ही लिखें, क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने काफी जो है ना वो टफ कर दिया है, तो वो चीजें पूरी मांगता है और बाज दफा वो एरर दे देता है। बहरहाल मैं सिर्फ खाना पूरी के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अब आपका जो जितना भी टैक्स कटा है, फर्ज किया आपने अमाउंट निकाली थी 2 लाख और उसके ऊपर आपका तकरीबन कोई 1200 टैक्स कट गया था, ठीक है, मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये बैंक वाला आपको बता भी देगा, आपको खुद भी पता होगा, MIS में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इधर भी आ जाएगा बैंक में कितना टैक्स कटा है, वो आप क्लेम कर सकते हो। जी, ये मैंने टैक्स उसका कैश विड्रॉल का डाल दिया। अब मोबाइल फोन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है,
ठीक है, यहाँ पे आप इसमें लिख दें जायज़ का, जैसे नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने डालना वो लिखें, ऐड करें, ये ऐड हो गया। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना फ्रेंड्स पूरे साल का, उसमें ये चीज़ लिखी होगी कि जी पूरे साल में 10,250 का लोड था और उसके ऊपर 1300 ये टैक्स था आपका। सॉरी, ये मैं फिगर अजम्पशन से लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको समझाने के लिए। तो आपने ऐसे फिगर्स डालनी है, तो ये टैक्स आपका क्लेम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी एंट्री यहाँ तक होगी। उसके बाद आप कंप्यूटेशन में आके देखेंगे कि आपका कोई टैक्स पेएबल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये सारी वर्किंग हुई पड़ी है, देखें ये रिफंडेबल आ रहा है आपका 55,000। अगर पेएबल होता तो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स आ रहा होता और उसका चलान का ऑप्शन भी आ रहा होता। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता भी दूंगा, या चले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप कहते हैं कि जी बाद में भूल जाएंगे। तो ये मैं फर्ज किया, इसमें मैं एक दफ़ा ना टैक्स सिर्फ चलान कैसे बनेगा वो समझाने के लिए सिर्फ आपको मैं यहाँ पे सैलरी की अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूँ, ताकि चलान बनेगा ना तो फिर हमें पता लगेगा कि चलान कैसे बनता है। ये देखें, मैं भी वैसे ही आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर फर्ज किया आपका टैक्स नहीं कटा और आप कहते हो जी मैंने सैलरी का टैक्स जमा करवाना है, तो वो कैसे करवाना है आपने जब ये सैलरी बढ़ाई तो टैक्स डेफिनेटली बढ़ जाएगा आपका। अब वो क्या होगा ये देखें, अब वो रिफंडेबल नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स। आपने सिर्फ इस प्रीपेड PSID पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे वो आपको एक पर्ची सी बना के दे देगा, उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, वो जाके बैंक में भी जमा करवा सकते हो। उस PSID के थ्रू आप ऑनलाइन जायज़ कैश इजी पैसे से भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। नॉर्मली तो सैलरी पर्सन जितने भी हैं उन सब का टैक्स पहले ही कट जाता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एंट्री की थी कि चलान कैसे बनेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई ये ना सोचे कि जी मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को बीच में छोड़ दूं और बाद में मेरी पेड सर्विसेज लें, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जितना डिटेल से बता सकता हूँ, आप किसी भी कंसल्टेंट के बगैर बड़ी आसानी से आप घर बैठ के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। जी ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक अच्छी बात की है, पहले हमें रिकंसिलेशन में एंट्री खुद करनी पड़ती थी कि एग्जाम्प्ट कौन सी फिगर आ रही है, नॉर्मल कौन सी है, फाइनल को। अब इन्होंने लिंक लगा दिया है, तो ये आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपने वो एंट्री कर दी, बस यहाँ पे सब समझे सारा कुछ हो गया। अब जो मेन चीज है ना फ्रेंड्स, वो है वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा देखिए, अगर तो पिछले साल आपने फाइल की होगी ना, तो आपके जो पिछले एसेट्स हैं वो सारे खुद ही आ रहे होंगे। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, बैंक अकाउंट आ रहे होंगे, अगर पिछले साल की है। अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो तो वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। और अगर पिछले साल भी की थी और अब आपने कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो जो इसका प्रोसेस है वो सेम ही है। अब फर्ज किया मैं कहता हूँ कि जी हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, आपने इस साल ली है या पहले से चलती आ रही थी, जो 30 जून 2026 को आपके पास थी, आपने प्लस पे क्लिक करना है, आपने प्रॉपर्टी को ये ऐड प्रॉपर्टी पे आना है। ये मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप अपनी प्रॉपर्टियां ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी टाइप में है जी, जो भी प्रॉपर्टी की टाइप है ये आपको नजर आ रही है, मैं रेजिडेंशियल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फ्लैट कर देता हूँ मैं। अच्छा, एक्विजिशन डेट जो ना वो यहाँ से आपने लिखनी है। मैं कहता हूँ ये हमने इसी साल परचेज की थी 2026 में। ठीक है, इसका जी यूनिट जो है हम स्क्वायर फुट कर लेते हैं, एरिया हम 250 कर लेते हैं, इसकी जो कॉस्ट है हम 5 मिलियन कर लेते हैं जी। 5 मिलियन का हमने लिया था। अच्छा जी, अब ये किस प्रोविंस में था, पंजाब में था, सिंध में था, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिस आपके ये डिस्ट्रिक्ट में था आपने वो बता देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये सिटी में आपने, ये नॉर्मली हमारे लाहौर में डिफरेंट एरियाज है, अगर नाम लिखना चाहे कोई और ना समझ आए तो लाहौर को लाहौर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है। मैं लिख देता हूँ गार्डन टाउन। ठीक है, ये आपने एड्रेस इसको बाई थोड़ा सा इधर लिख देना है, थोड़ा सा इधर लिख देना है, इसको सेव कर लेना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी, ये देखें ये ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस ऐड करेंगे, वो वैल्यू वो यहाँ पे आती जाएगी, और जो पिछले साल की प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब फर्ज किया मैं कहता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी पिछले साल की आ रही थी, पिछले साल ये 5 मिलियन की थी, मैंने इसके ऊपर इस साल 20 लाख रुपए और खर्चा करके मैंने इसके ऊपर कोई वर्किंग की है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसकी वैल्यू जो है वो 70 लाख कर दोगे। अगर पिछले साल ऐड की हुई थी तो वो डिस्क्रिप्शन पहले आ रही होगी ना ये। ठीक है, आपको वो तो ऐड ही नहीं करनी पड़ेगी, आपने सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी ली है तो बस उसकी वैल्यू ही आपने लिखनी है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी फाइनेंशियल एसेट्स। पहले ये जो है ना प्री प्रिंटेड होते थे, अब आपने यहां से सिलेक्ट करने हैं जी, एसेट्स में जाएंगे।
अच्छा, आपने ना एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि बैंक अकाउंट वो ऐड ही नहीं करने देगा, उसमें बार बार वो एरर दे रहा है। मे बी फ्यूचर में वो उसको फिक्स कर दे, लेकिन अभी वो एरर दे रहा है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर लें आप, इसके बीच में अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, बॉन्ड्स भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ ऐड कर सकते हो। कैश इन हैंड रखें आप अपने पास, क्योंकि कैश इन हैंड तो हमने रखा है। एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम, अच्छा, इंक्लूडिंग नॉन फाइलर स्पाउसेस और जो है डिपेंडेंट्स। अगर आपने अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या उनके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, वो शो करना है, तो वो इस पे क्लिक करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी बहरहाल मैं ये ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्टमेंट ऐड की। अब देखें, जो पिछले साल अगर आपने की होगी ना, तो जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने सिर्फ 30 जून 2026 का बैलेंस अपडेट करना है, क्योंकि अभी हम इसलिए भी फाइलिंग कर रहे हैं कि जो पहली दफा फाइल करेगा वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे फर्ज गया, पहली दफा फाइल कर रहे हो, आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इधर डॉट लगा दें, यहाँ पे आप HBL लिखें, अपना जो भी अकाउंट नंबर आप लिखना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिखें, उसको सबमिट कर दें। ये देखें जी, यहाँ पे एक ऐड हो गया। कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है, वो भी सेम इसी तरह हो जाएगा। इसका आपने 30 जून 2026 का बैलेंस लिख देना है। कैश इन हैंड जो है वो एक दफा इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि ये हमने बैलेंस करना होता है बाद में। मेरी बातें आपने ध्यान से सुननी है, मैं बड़ी आपके लिए एफर्ट से वीडियो बना रहा हूं ताकि कोई चीज स्किप ना हो, अपनी तरफ से मैं यही कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जी, अब आगे मूवेबल एसेट्स। पिछले साल की फाइलिंग की होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हाउस होल्ड आ जाएगा, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे पिछले साल की अगर फाइलिंग की आपने। अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करें। अब क्या क्या डालना है आपने देखें, अगर आप कहते हो जी मेरे पास एनिमल हैं शो करने हैं, तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं है तो ना करें इसको। ठीक है, अगर गाड़ी है आपके पास शो करनी है, उसका नंबर और वैल्यू डालें, मोटर व्हीकल पे क्लिक करें। अगर गोल्ड है आपके पास, उस पर प्रीशियस पोजेशन पे करें। हाउस होल्ड है वो रखें, पर्सनल आइटम लाजमी रखें और इसको ऐड कर दें। अब ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गई। अब मोटर व्हीकल आपके पास कोई भी गाड़ी है तो आपने गाड़ी का नंबर लिखना है, उसकी डिटेल यहाँ पे सारी डालनी है आपने, उसके बाद वो ऐड करने देगा, वरना वो ऐड नहीं करने देगा आपको। इसी तरह आपकी जो ये गोल्ड है, तो ये गोल्ड सिंपल, आप गोल्ड कितने तोले आपने डालना है वो लिखें आप। अगर पिछले साल डाला होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको चेंज करने की भाई जरूरत नहीं। ठीक है, ये गोल्ड मैंने डाल दिया। हाउस होल्ड इफेक्ट, ये घर की चीजों की वैल्यू होती है, जैसे जूते, कपड़े, फर्नीचर, ये सारी चीजें। अगर तो पिछले साल आपने डाली है तो वो खुद ही आ जाएगी, नहीं आप डाली तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो अपनी वैल्यू आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, जो आपके पास चीजें हैं उतनी वैल्यू। अच्छा, उसके बाद पर्सनल आइटम में लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये चीजें आ जाती हैं, तो इसकी भी आपने एक वैल्यू डाल लेनी है जितने की वर्थ आपके पास है। इसको करने के बाद अब हमने इसको बैलेंस करना है फ्रेंड्स। अब लास्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गौर से देखिएगा। हम रिकंसिलेशन पे आते हैं। अभी देखें, ये हमारी अनरिकंसाइल अमाउंट ये आ रही है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना। ये एक्सपेंसेस अब इधर आ गए। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा जो है ना वो साइंसदान बनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक्सपेंस अदर पर्सनल हाउस होल्ड ऐड करें। ज्यादा अपने आप को मुश्किल में ना डालें। पूरे साल का एक खर्चे की लमसम फिगर जो है वो आप यहाँ पे डाल देंगे जी, पूरे साल में इतना खर्चा हुआ। FBR नहीं आपको कहता घर की रसीदें लेके आए कि आटा कितना आया, चीनी कितनी आई, घी कितना आया, FBR नहीं कहता आपसे। तो आप अपने आप को टेंशन में ना डालें कि मैंने इतना ये दिया, इतना ये दिया। आप जितनी चीजें स्पेसिफिक करेंगे कल को आप फंस जाएंगे। ये हमने एक्सपेंस डाल दिया। अब ये हमारी अनरिकंसाइल अमाउंट ये आ गई है। ठीक है, अब इसको रिकंसाइल कैसे करना है आप जरा ध्यान से देखिएगा जी फ्रेंड्स। ये अनरिकंसाइल अमाउंट जो है ना, देखें, अगर तो आप पहली दफा फाइल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपकी फाइलिंग हो रही है, फिर आपने ये करना है, आपने ये जो कैश की अमाउंट मैंने नहीं डाली थी ना, कहाँ गई, कैश इन हैंड था आपके पास, ये आ गया। देखें, ये हमने ऐड किया। यहाँ पे आपकी सेविंग जो पड़ी है ना घर में, जो है बैंक वाली नहीं कह रहा, कैश इन हैंड का मतलब ये है जो आपके पास कैश घर पड़ा हुआ है, आपने कोई कमेटी डाली हुई है, आपने भाई को, बहन को, दोस्त को पैसे उधार दिए हुए और आपको पता है कल को वापस आ जाएंगे मेरे पास, तो ये अमाउंट वो डालनी है आपने। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं जी मेरे पास तकरीबन कोई कैश इन हैंड 7.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डाल लेना। अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो तो आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। ठीक है, अच्छा, ये टोटल वेल्थ आपकी बन रही है। वेल्थ आपने फ्रेंड्स इस तरह बनानी है, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखें, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास एक्चुअल में वेल्थ, आपकी चीजों की वैल्यू, सेविंग सारी मिला के बनती है 20 लाख, तो आप अपनी वेल्थ कम से कम 25-26 लाख रखें। मतलब ये कि जितनी एक्चुअल है उससे आप 20% ऐड ज्यादा ही रखें, उसको कम ना करें। कोई चीज हाइड नहीं करनी,
कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है आपने लाजमी शो करनी है। बैंक अकाउंट है, अगर डोरमेंट नहीं है, चल रहा है, तो लाजमी शो करें जैसे मैंने ऐड किया, ठीक है, उसको हाइड नहीं करना। अच्छा जी, पहली दफा फाइलिंग कर रहे हो, आपने कैश लिख लेना है। ये जो अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये पेस्ट यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो होगी। अब आप इसको सबमिशन की तरफ लेके जा सकते हो। अच्छा, अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपने क्या करना है, देखिए अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे तो आपने पहले तो कैश को जीरो ही रखना है, बैलेंसिंग फिगर हम रखते हैं इसको, ठीक है, कैश को अपने जीरो ही रखना है, इसको अपने नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, आप जब इधर आओगे ना तो यहाँ पे ये अमाउंट आ रही होगी नेगेटिव आपकी, ठीक है, क्योंकि ये जो एसेट्स है ना, ये आपके जो प्रीवियस एसेट्स हैं, ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट पहले से लेके आएगा, ये आपको चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि पिछली फाइलिंग से ही एसेट्स आएंगे आपके। तो ये फिगर आपकी आएगी नेगेटिव में आ रही होगी। जब आपने अगर पिछले साल भी फाइलिंग की है तो ये फिगर अनरिकंसाइल वाली नेगेटिव में आनी चाहिए, ये पॉजिटिव में नहीं आएगी। ये जितनी भी नेगेटिव में फिगर आएगी, आप इसको कैश में लाके जब पेस्ट करोगे ना तो ये आपका वो जीरो कर देगा, ये जीरो कर देगा। देखें इसको, मतलब ये कि अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, दूसरी तीसरी दफा कर रहे हो, पिछले साल भी फाइलिंग हुई थी, तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपकी वर्किंग सारी पूरी हो गई, ठीक है। अब इसको सबमिट कैसे करना है, आप इसमें इधर आए ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी एफबीआर ने सबमिशन अलाउ नहीं की, ठीक है। अगर सबमिट करेगा तो वो बाज़ दफा आप सबमिट करने पे जाएंगे ना तो वो कहता है कि आपकी रिव्यू के लिए है, सबमिशन इज नॉट अलाउड। फ्यूचर में भी ये सबमिशन ओपन हो जाएगी। इसमें वो क्या कह सकता है, वो आपको कहेगा जी, जब आप सबमिट करोगे वो कहेगा कि वेरीफाई पिन आपने वेरीफाई करना है, वो आपको पता है आपका पिन क्या है, ठीक है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर वो आपको एरर दे के जी एम्प्लॉयर की डिटेल दे, ठीक है, एम्प्लॉयर की जो है ना वो डिटेल दे, तो आपने यहाँ पे आना है। देखिए, अगर तो आप जिस बंदे के पास काम कर रहे हो आपको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर पता है तो सिंपल उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी का एनटीएन डालें तो वो खुद ही यहाँ पे आ जाएगी। अगर फर्ज किया किसी को, आपको नहीं पता किसी का भी, ठीक है, और ये सबमिट नहीं करने दे रहा, ये आपको एरर दे रहा है कि जी एम्प्लॉयर की डिटेल डालें, तो यहाँ पे आप कुछ ना करें, आप सिर्फ अपना ही CNIC डाल लें, अपना CNIC डाल लें, इसको ऐड कर दें, ठीक है। बस ये खाना पूरी करनी है, आपने कुछ नहीं करना, और इसको सबमिट कर दें। अभी भी ये सबमिट नहीं करेगा क्योंकि अभी सिस्टम ने इसको अलाउ ही नहीं किया। आज ही तो फॉर्म आया है एफबीआर का, वो इस तरह का दिया भी, हो सकता है इसमें वो कोई और चेंज कर दे। मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। ये सैलरी पर्सन की वीडियो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आपने अपनी वर्किंग ध्यान से करनी है, डाटा पूरा करना है, उसके बाद इसको सबमिशन में लेके जाना है। और अभी इतनी जल्दी सबमिट ना करें, वर्किंग करनी है तो करके रख लें, अभी 8-10 दिन वेट करें। ये फॉर्म जो उसके बाद सबमिशन की तरफ जाएगा, मैं वीडियोस भी बनाता रहूंगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।